तो सेट्स में हमने पिछली क्लास में वेन डायग्राम के बारे में कर लिया था, उसी के आगे आज नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी अलजेब्रा ऑफ सेट्स। हमने पिछली क्लास में डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कर लिया था, उसको वेन डायग्राम से प्रूव करने का मेथड जो था। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो कि बहुत ईजी है और इसको भी हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, और इसमें कुछ रूल वाइज हम इसको लिख रहे हैं। नंबर 1 में लिख लेते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी सेट है, अगर हमने कोई भी एक सेट ए लिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए लिया हुआ है, तो ए यूनियन ए, अगर हम किसी भी सेट्स का अगर हम उसी के साथ यूनियन लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है, हमें पता है कि भाई ए यूनियन ए लोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। और उसी के साथ तो और उसी का अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो भी कितना आएगा, ए। तो इसी लॉ को बस हम यहाँ पर सेट्स में आइडेम्पोटेंट लॉ बोल देते हैं, और कुछ नया काम इसमें नहीं करना है, इतना ही काम है। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब कि अगर कोई सेट ए है, तो अगर उसका यूनियन उसी के साथ ले लो या इंटरसेक्शन उसी के साथ ले लो, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरे का नाम है जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, सेकंड लॉ बोल देते हैं इसको। सेकंड लॉ हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में बात की थी कि माइनस में तो कम्यूटेटिव होता ही नहीं, प्लस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में भी नहीं हो सकता। उसी तरह क्या यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करो, अगर दो सेट कोई भी ले लो, फॉर टू सेट्स ए एंड बी, तो यूनियन इंटरसेक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं आप कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए की इक्वल होगा, सही बात है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो वो भी बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि अगर ए और हम इसमें अब यू का भी यूज़ करेंगे, फॉर एनी सेट ए, और यू जो है वो हमने लेट कर लिया यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। तो ए का इंटरसेक्शन और ए का अगर हम मान लीजिए यूनियन ले लेते हैं फाई के साथ, तो क्या मिलेगा, ए यूनियन फाई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ए की इक्वल। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ ले लेंगे तो किसकी इक्वल होगा, फाई की इक्वल। ए का यूनियन यू के साथ अगर ले लें तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल से, तो ये आ जाएगा ए की यू आ जाएगा, ओके। और ए का इंटरसेक्शन अगर यू के साथ ले लेंगे तो फिर ए आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, और इनको सबको आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट फैक्ट की तरीके हमको दिख भी रहा है। एसोसिएटिव में थोड़ा सा है याद रखने लायक कि अगर ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ हो रहा है तो भी बहुत इजी है, ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ ले लो, तो पहले बी यूनियन सी ले लो और बाद में ए का ले लो, या पहले ए और बी को ले लो और फिर उसके बाद सी का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरसेक्शन में भी यही काम कर सकते हैं, पहले ए और बी का ले लिया बाद में सी का, या पहले ए और सी का ले लिया ए और बी का बाद में सी का ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी खास नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल ये वही है सारी की सारी।
डिस्ट्रीब्यूटिव में भी वही काम है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, हाँ इसमें बस यूनियन और इंटरसेक्शन बन जाएगा। जैसे अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लें कि ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ है, तो क्या बन जाएगा, ए का यूनियन पहले बी के साथ, इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। और अगर पहले इंटरसेक्शन है बाद में यूनियन है तो भी वही हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की बन जाएंगी। इसी में एक माइनस की प्रॉपर्टी भी बन जाती है कि अगर मान लिया 3 सेट लेट कर लें, यहाँ पर 3 सेट्स है ना ए बी सी, तो यहीं थर्ड वाले भी लिख लेते हैं कि अगर ए माइनस बी यूनियन सी है तो ये क्या बन जाएगी बताओ। अगर ए माइनस बी यूनियन सी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का माइनस बी के साथ और बस। तो बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि यूनियन की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। माइनस है ना तो साइन चेंज कर देता है, माइनस है तो साइन चेंज कर देता है, ऐसे हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो यूनियन था उसको साइन को चेंज कर दिया इंटरसेक्शन में उसने, तो वही यहाँ पर भी है, ए माइनस बी यूनियन सी था, बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी, और जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा ए माइनस सी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। इनमें थोड़ा सा ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि जब माइनस बाहर होगा तो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में आ जाएगा। आप चाहे तो इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं प्रूफ के, वो अभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर उनको अभी करेंगे, उससे भी प्रूव करके देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। वेन डायग्राम तो बहुत ईजी है, पिछली क्लास में हमने किया था, आपको आइडिया भी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ये 4th नंबर 5 नंबर तक तो नाम से हो गई, 6 ऐसे ही एज इट इज़ ले लेते हैं कि अगर हम दो सेट ले लेते हैं ए और बी, तो पी ए और इंटरसेक्शन जो पी ए है और इसका इंटरसेक्शन पी बी के साथ अगर ले लें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। जी हाँ, पावर सेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के साथ ले लो, या उन दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद पावर सेट निकालोगे तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी इंटरसेक्शन में। अगर बात यूनियन की होगी तो पी ए यूनियन पी बी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन बी। ये दो प्रॉपर्टी और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। पी ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 इसको नाम दे देते हैं, वैसे इस टाइप के बहुत सारे बन सकते हैं। ए माइनस बी को क्या मैं ए माइनस, क्योंकि अभी हम आगे वेन डायग्राम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, इसमें सम थ्योरम बन जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट पे, ए और बी के लिए, ए बी और सी के लिए, तो उसमें हम ये सब यूज़ करने वाले हैं। क्या मैं ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं तो ए माइनस बी मिल जाएगा, या ए यूनियन बी में से अगर मैं बी को माइनस कर दूं तो क्या तब भी ए माइनस बी मिल जाएगा, ये ट्रू है कि नहीं। तो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर समझ में आ गई बात। और अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, ए माइनस बी, ये हमारे पास दो सेट हो गए, एक ये ए हो गया और एक बी हो गया ये। तो अब मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो इसका नाम क्या है, इस वाले पार्ट को ए माइनस बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या बोलते हैं, ए सॉरी बी माइनस ए, इसको क्या बोलते हैं, बी माइनस ए, इसको हम नाम देते हैं बी माइनस ए। तो आप ज़रा देख लो यहाँ पर, और इसका नाम है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और इसका नाम है बी। तो अगर मैं पूछूं कि भाई ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, तो यही वाला पोर्शन होगा ना ए माइनस बी,
कल हमारी बात हुई थी वेन डायग्राम में, a माइनस बी इसको बोलते हैं। ये कह रहा है कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो a से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b को। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप a में से अगर a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देते हैं, ये a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट है, ये तो है a इंटरसेक्शन b। तो अगर a पूरे में से आप a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा a माइनस b, कि नहीं? और अगर बात b माइनस a की हो रही तो b माइनस a ये वाला पोर्शन है, b माइनस a ये वाला पोर्शन है। अगर मैं बोलूँ कि भाई a यूनियन b में से आप b को माइनस कर दीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि a यूनियन b में से अगर आप b को माइनस कर दे, तो a यूनियन b का मतलब पूरा का पूरा पार्ट, उसमें से अगर आप सिर्फ b को माइनस करते हैं, b को माइनस करने का मतलब b पूरा का पूरा सर्कल हटा दो, तो सिर्फ यही वाला पार्ट नहीं बचेगा अंदर वाला, जो a माइनस बी वाला पार्ट है। तो बस वही कहा गया है यहाँ पर कि a माइनस बी को हम कई बार जगह पर हम a माइनस ए इंटरसेक्शन b यूज कर लेंगे, और कई जगह पे इसका नाम हम रख देंगे a यूनियन b में से b को माइनस कर दो। a माइनस बी को हम दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं, इसको चाहो तो आप ऐसे यहीं पर लिख लो या अलग से लिख लो कि a माइनस बी को हम 8 करके लिख लेते हैं, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b बार भी बोलेंगे, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b बार। क्या ये सही बात है? a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b बार बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको अभी हम लॉजिकल मेथड से अपने प्रूव भी करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा था ना x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, तो वो सारे मेथड से अभी हम प्रूव भी करेंगे इसको। अभी हम ये देख रहे हैं कि a माइनस बी को क्या हम ये बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती, उनमें कुछ खास ऐसा कुछ नया काम नहीं होता है कि अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ अलग से लिखें, क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए हो, क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए हो, क्या कोई चेंजेस होंगे इसमें? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव में थोड़ा चेंज कर सकते हो कि अगर किसी ने कह दिया ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी है, इक्वल है दोनों, तो क्या हम बोल सकते हैं? इसी की थर्ड प्रॉपर्टी जरा सोचो और बताओ कि अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ए डेल्टा बी और अगर ए डेल्टा सी ये दोनों इक्वल हो जाए, ए डेल्टा बी और ए डेल्टा सी अगर इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं कि बी और सी की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। अगर ये दोनों है इक्वल तो फिर वो भी, इसकी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। सही बात है। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर लिख देंगे कि जो है बी और सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे, बी इक्वल टू सी। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स की। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। और ये 2 सेट के लिए भी हैं, 3 सेट के लिए भी हैं, फिर n तक के लिए भी होती हैं ये, 2 के लिए, 3 के लिए, फिर n के लिए भी होती हैं। तो पहले हम 2 और 3 के लिए जो है वो देखते हैं, 4 के लिए भी देखेंगे, और फिर ये n तक के लिए भी होते हैं कि अगर बहुत सारे n सेट हैं, क्योंकि इसका यूज़ आगे चल के पीएमसी में यूज़ होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये सेट्स आता है बीच में, तो उसमें भी ये सब काम आएगा हमारे, इसी से रिलेटेड बनेंगे कुछ केसेस वहाँ पर भी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन करके एक टॉपिक होगा पीएनसी में,
वहाँ पर हम इन सेट्स को फिर से करेंगे। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ी है वो वहाँ पर भी काम आएंगी हमारे। ठीक है, तो इसको याद रखना है हमको। पहले हम बात करते हैं कि ये जो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है टू सेट्स के लिए वो क्या क्या है। फिर लाइन वाइज हम चलते हैं। फॉर टू सेट्स, तो हमने दो सेट लेट कर लिए ए और बी, और उसमें हम चेक करेंगे कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। हमने लेट कर लिए, लेट टू सेट बी ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। दो सेट हमने लेट कर लिए कि ए और बी दोनों फाइनाइट हैं। तो इसका एक फार्मूला, इकलौता फार्मूला ये तो है ही है, साथ में और भी बनेंगे। मैं कई सारे फार्मूले बनाता हूँ वेन डायग्राम से। पहले आप ये जो मेन वाला है वो तो लिख लेते हैं। एन ए यूनियन बी का जो मेन सब बुक्स में यही मिलने वाला है आपको, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला कैसे बना होगा, पहले आप इसके बारे में सोचें, फिर आगे की बात करते हैं। और इससे बनने वाले ए यूनियन बी के कई सारे फार्मूले अभी हम और बनाएंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो कार्डिनल नंबर होता था ना उसी टाइप का ये। और एन बी का मतलब फिर वही हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। एन सी का मतलब एन ए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी के इंटरसेक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए हुए हैं। हमने क्या किया, दो सेट ए और बी लिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में भी इसी तरह के, बस जहाँ पे एन है वहाँ पे पी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसी को ए है तो ये इसके जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें ए में, उसको नाम देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और इसको हम नाम देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी जितने इसमें हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए। और इसको अभी हमने पहले बात की है कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी बार भी बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन ए बार। बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले देखो कैसे बनेंगे। हमें एन ए यूनियन बी की ज़रूरत है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। ए यूनियन बी का मतलब ये सारा का सारा पार्ट शेडेड होगा। तो ये सारा का सारा पार्ट शेडेड होगा, तो ये तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है। और जैसे अभी हम पहले फार्मूले की बात करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसे बना होगा। बाद में भी हम बहुत सारे इसके और फार्मूले बनाएंगे जो एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जेई में सारे काम आने वाले हैं हमारे। तो पहले ये बताओ कि ये वाला फार्मूला कैसे बना होगा। इसमें क्या किया गया है कि Na को ऐड किया गया है। भाई ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है, जो ये वाला पूरा पार्ट है ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है। इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी ऐड कर दिया गया। तो बिल्कुल, और हमें चाहिए ये प्लस ये वाला पार्ट। तो हमने जब ऐड किया तो ए इंटरसेक्शन बी दो बार ऐड हो गया, तो फिर उसको एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कई सारे फॉर्मूले, देखना जरा। अच्छा एक बात और बताओ जरा, इस वाले पार्ट को क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, ये जो बाहर का पार्ट है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, बार बोलो या डैश बोलो बात एक ही है। इसको क्या हम ये बोल सकते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी बार।
क्योंकि ये ए के बाहर है और इंटरसेक्शन बी के भी बाहर है। कल हमारी बात ये भी हुई थी। तो अब हम क्या करते हैं, एन ए यूनियन बी के ढेर सारे फॉर्मूले बनाते हैं और वो क्या क्या बनेंगे देखते जाओ। कई बार ये ऑप्शन में ही बन के आ जाते हैं। जैसे पहला जो है वो बन गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट बन गया। दूसरा क्या बनाया गया इसी वेन डायग्राम को देख के, दूसरा क्या बनाया गया, दूसरा बन जाएगा a माइनस बी में क्या ऐड कर दिया जाए, एन ए माइनस बी में एन ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं ऐड कर दूं और साथ में एन बी माइनस ए को ऐड कर दूं, तो क्या तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ये भी सही है कि कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है ये भी? तो एन ये बन गया एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए। और क्या फार्मूले बन सकते हैं, और इसको देख के बताओ क्या बनेगा अगर मैं एन ए में ही सिर्फ ऐड कर दूं। अच्छा हाँ, एक बार इसको जो है, जो ए माइनस बी लिखा है इसी को और करके चाहो तो यहीं पे लिख लेना। तो ये ए इंटरसेक्शन, ये दोनों का मतलब मीनिंग तो वही सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है इसमें। और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए बाहर हो गया। इसके बाद अगर एन ए में मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ए में क्या ऐड कर दूँ? एन ए में अगर मैं क्या ऐड कर दूं तो बन जाएगा, एन ए में क्या ऐड कर दूं, देखो यहाँ पे एन ए में क्या ऐड कर दूंगा, ये एन ए पूरा का पूरा है, उसमें अगर मैं बी माइनस ए को ऐड कर दूं, हेलो, आप देखो यहाँ पर, हाँ आप क्लियर हो रही है आवाज, हेलो। एन ए में मैं क्या ऐड कर दूं कि जिससे ये एन ए यूनियन बी बन जाए, एन ए में, एन ए में मैं क्या ऐड कर दूं, तो एन ए में हम कितना पार्ट ऐड कर दें, हमारा एन ए वाला पार्ट तो ये है, इसमें हम क्या ऐड कर दें, तो एक फार्मूला ये भी बन जाएगा कि एन ए में अगर आप बी माइनस ए ऐड कर देते हैं तो एन ए यूनियन बी का बन जाएगा। या फिर एन बी में आप क्या ऐड कर दें, एन बी में से ए माइनस बी ऐड कर दें तो ये भी बन जाएगा। और अच्छा क्या हो सकता है, और कोई फार्मूला यूनियन का बन सकता है क्या? एन ए यूनियन बी में अगर मैं एन यू को ऐड कर दूं, नहीं, एन यू मुझे अगर पूरा चाहिए, एन यू अगर मुझे पूरा चाहिए तो मैं किस में किसको ऐड कर दूं, एक तो ये यूनियन बी वाले पार्ट को और एक उसके बाहर वाले पार्ट को ऐड कर दूं, तो क्या एन यू बन जाएगा क्या, मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी का एक क्या बन जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू में से क्या माइनस कर दूं मैं, एक बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको अगर माइनस कर दूं तो चलेगा, ये भी एक फार्मूला सही है। और ये एक इससे भी बन जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार है तो उसको ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी का, इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी का होल बार बन जाएगा ये, ए यूनियन बी का होल बार। ये हमने पढ़ा था डिमॉर्गन्स लॉ में कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो तो ए यूनियन बी का होल बार होता है,
और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल बार हो तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो जाता है। ये भी हमने किया हुआ था, याद है? क्लियर हो रही बात इसकी भी कि कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ए और बी के लिए कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। अच्छा, ए और बी अगर मैं बोल देता कि ये डिसजॉइंट है तो क्या हो जाता? अगर ए और बी डिसजॉइंट होते तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अगर ए और बी डिसजॉइंट होते तो ए का बी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता, और ए का बी के साथ अगर, हाँ, तो फिर सीधे एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाता। फिर तो और बहुत इजी सा सब बन जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थी ही नहीं। तो क्लियर हो रही ये भी बात? अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे जो है, अच्छा ये जो एन ए माइनस बी है इसका एक नाम और है, इसको यहाँ पर आप एक बार और लिख लेंगे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये ओनली ए है, और करके लिख लो इसको ओनली ए। ये पूरे सेट्स में, क्योंकि बी का पार्ट नहीं है, इसको हम ओनली ए बोल सकते हैं, और इसी को इसी तरीके से हम इसको ओनली बी बोल सकते हैं। तो जब ओनली ए के बारे में पूछेगा तो इसका मतलब ही है वो हमसे ए माइनस बी के बारे में पूछा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही? तो अब देखो इसी में अगर हम केसेस और बना ले, या केस इस टाइप से लिख लेते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी, इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? जी हाँ, हमने ये पूछा हुआ है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट वो वाले चाहिए जो सिर्फ एक सेट में हो। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और एक ये सेट बी है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। तो मुझे सिर्फ वो वाले पार्ट चाहिए जो एग्जैक्टली वन में ही लाई कर रहे हो। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए और दूसरा ये वाला चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। सिर्फ एग्जैक्टली वन का मतलब यही तो हो गया। ए, जैसे ए यूनियन बी है ना, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को भी कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आप इसको भी लिख ले, एन ए और बी भी बोलते हैं, और करके एन एटलीस्ट ए और बी भी बोलते हैं, एटलीस्ट ए और बी। ठीक है, इसको एन ऑफ ए प्लस बी भी बोल देते हैं कई बार, प्लस में भी यूनियन को डिनोट करते हैं। तो ये कई सारे नाम हैं इनके। तो खैर हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी, क्या होगा आंसर इसका? हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि दोनों में के यूनियन में से ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ए यूनियन बी पूरा होगा उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। या फिर इसको क्या हम ए यूनियन बी का अगर यहाँ फॉर्मूला लगा दें, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, और एक माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी और चल रहा है, तो एक ये भी रिजल्ट बन सकता है एन ए प्लस एन बी माइनस टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये भी चलेगा? ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? लास्ट वाले में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला जो था हमारा एन ए यूनियन बी का, जो अभी हमने ऊपर डिराइव किया है, उसी को यूज़ कर दिया है बस। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने ये ऊपर लिखा हुआ है पहला फॉर्मूला ये। जी हाँ, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वही हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और एक साथ में माइनस में चल रहा था, उसको अलग से लिख लिया, तो दो बार मिल गए, तो ये टू टाइम्स हो गया।
तो एग्जैक्टली के लिए ये भी एक रिजल्ट हो गया। तो कई बार ऑप्शन में अगर ऐसे आता है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 के लिए हम इन सब में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी दी होगी उसका हम यूज़ कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही बात? अब अगर हम नाइदर ए नॉर बी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? ना तो ए में लाई करे और ना ही बी में लाई करे, तो हम क्या निकालें इसमें? तो ये हमसे कह रहे हैं कि ना तो ए में लाई करे और ना बी में लाई करे, मतलब कौन से पार्ट की बात हो रही है? ए बार इंटरसेक्शन बी बार के बारे में बात हो रही है। ए के बाहर हो और बी के भी बाहर हो, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? किससे किसको? खैर ये ऊपर अभी हम लिख चुके हैं, ये दोबारा लिख रहे हैं इसके बारे में। क्या होगा इसका मतलब? ए के बाहर यूनियन बी के बाहर में हम क्या लिख सकते हैं इसको? किससे किसको? तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल बार। अगर ए यूनियन बी बताए तो ए यूनियन बी का होल बार निकल आएगा। या फिर इसको हम एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये भी बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इनमें सब में कि क्लियर हो रही बात? इन तीनों में से कोई भी कह दे वो तीनों का मतलब सेम है। ओहो, यहाँ पर हमने क्या किया है? ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। बताओ, तुम बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर? सोच लो। हमें ए यूनियन बी के बाहर वाला पार्ट चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आपकी बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया एन ए यूनियन बी। एन यू में से एन ए यूनियन बी को माइनस कर दूंगा अगर मैं, तो आ जाएगी बात हमारे समझ में, क्योंकि ये एन यू हो गया हमारा और यहाँ से हमने क्या किया है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो हमने एन यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, तभी तो हमें बाहर वाला पोर्शन मिलेगा। हमें ये बाहर वाला पोर्शन चाहिए। तो इस वाले पोर्शन के लिए हमने ये वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन कर दिया। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल नहीं नहीं, रफली ना बनाए। अगर आपकी के बोर्ड का काम है तो आपको बिल्कुल एकदम कंपास से बिल्कुल क्लियरली सर्कल सर्कल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप जानते हो फिर तो जल्दी जल्दी हमें आंसर चाहिए होता है, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर स्कूल लेवल की बात है तो फिर हमें पूरा एग्जैक्टली अच्छे से बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जैसे बात करते हैं कि अगर तीन हमारे पास हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, थ्री सेट्स के बारे में बात करें तो क्या होगा? उससे क्या क्या फॉर्मूले बनने वाले हैं? तो हमने थ्री सेट ए बी और सी ले लिए हैं, और इससे कितने फॉर्मूले बनेंगे? पहले सबसे बेसिक वाला जो है वो तो हमारा पता होना चाहिए कि बेसिक वाला क्या बनने वाला है। इसका तो प्रूफ भी बोर्ड लेवल में पूछा जाता है, स्कूल लेवल में, कि ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी का आप जो है प्रूफ करके दिखाएं। तो क्या फॉर्मूला होता है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला बन जाता है।
मतलब हमें पहले तीनों एलिमेंट को प्लस करना पड़ेगा, फिर उनके इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा जो दो दो का इंटरसेक्शन है, और फिर एक बार जो है वो प्लस करना पड़ेगा तीनों का इंटरसेक्शन। अब देखो इसको पहले हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, फिर इसको एक और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, वही तभी केस में मज़ा आएगी, नहीं तीनों अलग अलग होंगे फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर क्या अगर ए और बी सी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो भी नहीं, केस हटा दो। हम देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ इसका, कुछ इस टाइप का केस है जिसमें ये फार्मूला हम लगाएंगे। एक सेट हमारा ये हो गया, इनका दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, और फिर इस तीसरे वाले का भी इनके साथ इंटरसेक्शन हो गया, ये केस। वैसे तो और भी केस बन सकते हैं कि तीनों सर्कल लाइन वाइज हो जाए, एक का दूसरे के साथ हो, दूसरे का तीसरे के साथ हो, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, ए बी और सी। ये वाला जो पोर्शन है वो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किसकी बात हो रही है? इसको एन ए यूनियन बी यूनियन सी बोलते हैं, या एन करके ए और बी और सी ऐसे करके भी लिख लेना, और का मतलब ही यूनियन होता है। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी हैपन ऐसे करके भी आ जाता है, और करके आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी हैपन। कम से कम एक में हो, कम से कम एक में हो, मतलब एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, और तीनों में भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब तो पता ही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब कौन सा पार्ट हमें लेना है। तो ये पूरा का पूरा शेडेड हो जाएगा पोर्शन, ये सारा का सारा, ये भी हो जाएगा, साथ में बी को भी पूरा सर्कल को, और सी वाले को भी पूरा कलर कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब जरा सोचो, अब आगे सोचो। अच्छा ये बाहर वाले का नाम तो हम लिख ही सकते हैं, इसके लिए तो हम फ्री है। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये बाहर वाले का नाम क्या हो जाएगा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, बाकी वैसे सबके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मैं बोलूँ कि इस वाले का पार्ट का नाम लिखो तो क्या लिखोगे? इस वाले का नाम तो हमने लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका नाम क्या होगा जो ये वाला पोर्शन है? ये ए के बाद, ए में है लेकिन बी और सी में नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? ए का इंटरसेक्शन बी के बाहर इंटरसेक्शन सी के बाहर, ऐसा नाम हो सकता है क्या इसका? और इसी तरह इसका भी नाम दे सकते हो, इस वाले का, इस वाले का, लेकिन इनकी कोई खास ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भाई सबके नाम बताइए, तो आप पक्का ये नाम तो बता ही देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा ए के बाहर इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के बाहर। ये क्या हो जाएगा? ए के बाहर इंटरसेक्शन बी के बाहर और इंटरसेक्शन सी। इनके भी नाम हो जाएंगे, ये एग्जैक्टली टू के लिए है, जो ये वाले पार्ट है ये एग्जैक्टली टू के लिए है, जो ये वाला पार्ट है ना, एग्जैक्टली टू में। अभी क्वेश्चन बनेगा एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट टू, इन सब के लिए भी बात होगी। ये एटलीस्ट, ये एग्जैक्टली टू के लिए है ये वाला पार्ट, और अगर इसके साथ ये ग्रीन वाले को भी मिला दो तो ये एटलीस्ट टू के लिए हो जाएगा, है कि नहीं? और एग्जैक्टली वन के लिए कौन सा पार्ट हो जाएगा उसका भी अभी फॉर्मूला बनाएंगे। एग्जैक्टली वन के लिए कौन सा पार्ट होगा? एग्जैक्टली वन के लिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है कि नहीं? तो अभी इन सब के लिए फार्मूले हम बनाने वाले हैं। पहले हम अपना ये फार्मूला डिराइव करेंगे, तो आप पहले कोशिश करें कि ए यूनियन बी यूनियन सी डिराइव करने की। ये फार्मूला मान लिया हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हौच पौच हो रही है कि एन ए एन बी एन सी को ऐड किया तो कितने को माइनस करें कितने को प्लस करें, तो क्या मैथमेटिकली इसका प्रूफ कर सकते हैं हम? अगर हम इसको प्रूव करें मैथमेटिकली तो कैसे करेंगे? ये तो बोर्ड लेवल में भी पूछा जाता है, तो आप इसको प्रूव करें।
एन ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे प्रूव करेंगे आप? कोई आइडिया? बिल्कुल आइडिया है अपने पास। अभी हमने जो फॉर्मूला 2 सेट्स के लिए पढ़ा था ना, ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 हो 3 हो 4 हो सभी में ये काम करेगा। तो हम इस हाँ बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन और बी यूनियन सी को हमने एक साथ बंद कर दिया, ये बना दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया पूरा का पूरा। तो क्या फॉर्मूला होता है, एन ए, अच्छा ये बार नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर तो साइन थोड़े से उसमें चेंज हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ है और ये एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, बी यूनियन सी, और इन दोनों का जो है हम यूनियन लगाने जा रहे हैं। फॉर्मूला हमारा होता है एन ए प्लस एन बी, बी का मतलब बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे ही तो लगाएंगे। तो ये बन गया एन ए प्लस बी यूनियन सी का फिर फॉर्मूला लगा दिया है दो सेट के लिए, एन बी प्लस एन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी जो अभी हमने पढ़ी थी। क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एन का ए के साथ इंटरसेक्शन बी के साथ और फिर यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ये पूरा ए बन जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, बी। यहाँ पर ये बन जाएगा एन ऑफ ए और ये बन जाएगा ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही फॉर्मूला लगा दिया। तो जो चल रहे थे वो तो साथ में रहेंगे ही, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो साथ में चले रहते। यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया, ये ए है और ये दूसरा वाला जो है वो बी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एन ए मतलब ये एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये बात क्लियर हो रही है? और बाद में फिर ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो लग गया। बस इसी के बाद हमारा रिजल्ट सामने आ चुका है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस एन। अब देखो यहाँ पर जो हम देखेंगे अगर ध्यान से, ए बी सी ये सबका इंटरसेक्शन ही तो लिखा हुआ है। चाहे 2 बार ए को लिखो तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यहाँ पर हम 2 बार लिखें या 10 बार लिख दें ए को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे बोल सकते हैं। और ये माइनस में था तो बाहर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया। हो गया प्रूफ। यही फॉर्मूला हमको डिराइव करना था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम? ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा का पूरा ये पार्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी की बात अगर हम करें तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट मैं किस कलर से करूँ, ये वाला। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ये वाला हुआ पूरा का पूरा, ए इंटरसेक्शन बी यही वाला पार्ट है। जी हाँ बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पार्ट है। देखो एक वेरिफिकेशन मेथड से भी मैं इसको करके दिखाता हूँ तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी आगे वाले फॉर्मूले इस तरीके से डिराइव नहीं करे। हाँ
एक और करते हैं वेरिफिकेशन मेथड से प्रूफ, तो मैथमेटिकली हो गया। एक तो ऐसे समझ ही सकते थे कि भाई जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, तो सबको लेना है तो हमने क्या किया, एन ए एन बी एन सी तीनों को ऐड कर दिया और जो चीज़ें एक्स्ट्रा आई उनको माइनस कर दिया, जैसे ए इंटरसेक्शन बी आया, बी इंटरसेक्शन सी आया और सी इंटरसेक्शन ए आया। लेकिन हमें तो साथ में तीनों का भी इंटरसेक्शन चाहिए था, तो फिर उसको जो है प्लस कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसको वेरिफिकेशन से करना है, कुछ हम लेट कर लेते हैं, जैसे हम मैथमेटिकली नहीं कर रहे हैं, हम सबकी वैल्यूज़ कुछ लेट कर लेते हैं। ये मेथड भी आपके काम का है, क्योंकि अभी आगे आने वाले फार्मूलों को आप इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इजी वे में आप कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इसको भी। ये हमारे पास सेट ए हो गया, ये हो गया सेट बी और ये हमारा हो गया सेट सी, ए बी और ये सी। अब इन सब की हम नेमिंग कर लेते हैं कि किसका क्या क्या नाम है। तो ये ए एलिमेंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। तो अगर हमसे बात होगी कि एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, यही तो बोलोगे ना। एन बी की वैल्यू क्या है? तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी, ये बोलोगे। एन सी भी ऐसे ही लिख दोगे, एन सी का मतलब हो गया डी ई एफ और जी। और अगर मैं बोलूँ कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू, बल्कि हमें तो इंटरसेक्शन से मतलब है भाई, तो चलो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको आप सिर्फ बी नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, बी प्लस ई। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, ई प्लस डी। और सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया ई प्लस एफ। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब हो गया, सिंपली। आ रही बात समझ में कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? इट्स सेट्स, हाँ ये सेट सी हो गया। सी और सी में ध्यान रखना, ये एलिमेंट ऑफ सी बोला है और ये कैपिटल सी है, ठीक है। तो अब देखो इसी से हम प्रूव करके देख लेते हैं ना, क्यों हम फालतू के परेशान होते हैं। इससे भी प्रूव करके हम देख लेते हैं कि जैसे हमें क्या करना है, हमने जो है वो ले लिया, हमें क्या प्रूव करके लाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लेके आना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, इन सबको ए से लेके जी तक सारे प्लस हो जाए। तो अब जरा रखना स्टार्ट करो, आरएचएस ले लेते हैं और इसमें रखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मिलेगा। फिर एलएचएस भी हमारा वही है, या चलो पहले एलएचएस ही हम देख लिया हमने कि एलएचएस कितना मिल रहा है हमारा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये एलएचएस है और एलएचएस हमारा क्या मिलेगा। तो एलएचएस मिल जाएगा हमारा, एल एच एस मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। यहाँ तक आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी। अब जरा आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस में कह रहा है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, और फिर सबका समेशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब वैल्यू रखना चालू करते हैं। वैल्यू रख दी हमने सबकी। एन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख भी रही है अभी। ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। फिर बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। और सी की वैल्यू क्या आ रही है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अब हम डायरेक्ट माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है, माइनस बी माइनस ई। फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो माइनस ई माइनस डी और माइनस ई माइनस एफ और प्लस क्या हो जाएगा, ई। अब बस काटना चालू कर देते हैं, जो जिसके साथ कैंसिल हो रहा है। बी से बी कट हो गया, ई के साथ एक माइनस ई प्लस ई कट हो गया,
फिर ये माइनस ई प्लस ई अपने साथ ले गया, माइनस डी और प्लस डी हो गया, माइनस ई और ये प्लस ई हो गया, माइनस एफ और प्लस एफ हो गया। क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास जो वैल्यू थी वही बच गई, ए प्लस बी प्लस सी आया, डी आया, ई आया और एफ आया और एक जी भी बचा हुआ। तो ये आ गया ना, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसे भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये बात हो गई कि हमारा अगर हमसे बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी या एटलीस्ट ए और बी और सी में अगर करता है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें भी केसेस थ्री, कुछ केसेस और बना लेते हैं, जैसे ये 3 सेट्स वाले में थे, तो केस 1 पहले लिखते हैं। अब देखना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको समझो और बताओ क्या आंसर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी। number of elements belonging to exactly two of the set A, B and C। कौन कौन सा पार्ट ऐड होगा, एक बार इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं और फिर समझते हैं कि कौन कौन सा पार्ट ऐड होगा। इसमें जैसे तुम्हारे पास अभी डायग्राम ऊपर बना भी था, तो इसमें अगर आप ये U ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, तो किस पार्ट की बात हो रही है? एग्जैक्टली 2 में होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 का मतलब यही तो हुआ है, A और B में हो गया, ये A एंड B में दोनों में हो गया।
या ए और सी में यहाँ पर इस वाले पार्ट को शेडेड कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है, और या तो इसको नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी। एग्जैक्टली 2 का मतलब तो यही हो गया ना, ए या बी में हो, बी और सी में हो, और ये सी और ए में हो। बाकी अगर कोई कह दे कि भाई ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, तो ये तो सिर्फ ए के लिए है ना, ये दो में कहा, ये तो एग्जैक्टली 1 में की बात जब होगी तब ये वाला पार्ट हम ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। ओके, तो आप जरा इसका फॉर्मूला देखो, समझो क्या बनेगा। अगर मैं कह दूं, हाँ बताओ, अच्छा क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, क्या आप सोच सकते हैं इसमें कुछ? ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी, मुझे सिर्फ ये तीनों का सम चाहिए, तो मैं क्या फार्मूला बनाऊं? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के टर्म में क्या बनाऊं? अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी में ऐड कर दूं बी इंटरसेक्शन सी को, और उसमें ऐड कर दूं सी इंटरसेक्शन ए को, तो मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? अगर मैंने, तो ये वाला पोर्शन, ये जो तीनों में आ गया ना, बार बार आया, 3 बार आया, तो फिर इसको 3 टाइम्स मुझे माइनस करना पड़ेगा। बन गया फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है एग्जैक्टली 2 के लिए। आप चाहें तो इसको इसी मेथड से, जो ये वेरिफिकेशन मेथड है, सबकी नेमिंग कर दें। आपको बी प्लस एफ प्लस डी चाहिए, यही तो नाम हुआ ना इसका, तो बी प्लस एफ प्लस डी में सब में वैल्यू आप रख दीजिए, सब कट हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से अब वेरिफिकेशन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइडिया एग्जैक्टली करना क्या है वो हो गया होगा। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, अब जरा बात करते हैं एग्जैक्टली 2 के बाद। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जैक्टली 2 के बाद एटलीस्ट में आ जाए बात, एटलीस्ट 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, जैसे हमने लिखा है एग्जैक्टली 1 ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, एन ब्रैकेट में एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी। तो अब एग्जैक्टली 2 की जगह हो गया एटलीस्ट 2, बस आ गया, एन ब्रैकेट में आ गया एटलीस्ट 2 ऑफ सेट ए बी एंड सी। क्या फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएगा? एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? हाँ, बस जहाँ हमने 3 टाइम्स किया था वहां पर हमको एक बार अब ये भी और पोर्शन चाहिए ना, ये भी साथ में चाहिए, मतलब ए बी सी, और अगर बीच वाले को डी नाम दे दो तो वो भी चाहिए हमें। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस, अब 3 टाइम्स नहीं करेंगे, 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, क्योंकि एक टाइम की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अब एटलीस्ट का मतलब हो गया 2 में हो या 1 में हो, मतलब एटलीस्ट 2 में 2 में हो या 3 में हो, सॉरी, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 में हो, या तो 2 से ज़्यादा हो तो 3 ही है, तो 2 में हो या 3 में हो, तो ये बीच वाला पार्ट भी एक बार और चाहिए मुझे, तो मैंने ऐड कर दिया इसमें। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, तो एक फार्मूला और बनाएंगे इसका भी। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो एग्जैक्टली 1 के लिए बात करेगा। एन, ये हो जाएगा केस 3, एन ब्रैकेट में एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट ए बी एंड सी, इसके लिए बनाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, ए बी और ये सी। हमें एग्जैक्टली 1 चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 का मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला ए में होना चाहिए, सिर्फ ए में, ओनली ए,
एग्जैक्टली वन का ये मीनिंग हुआ ना, या तो सिर्फ बी में हो और या फिर सी में आ जाए। क्या करना चाहिए इसमें मुझे, क्या फॉर्मूला बनाऊं? तो यूनियन में से या तो माइनस कर दूं, या फिर अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी या एन ए एन बी एन सी के टर्म में बनाना है तो क्या बनना चाहिए? ये थोड़ा सा समझने में, डायरेक्ट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वैसे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको देखो लिख रहा हूँ और इसको फिर आप वेरिफिकेशन मेथड से कर भी सकते हैं। मैंने क्या किया, एन ए एन बी और एन सी को ऐड कर दिया, एन ए एन बी और एन सी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एन ए एन बी एन सी को ऐड कर दिया, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही पोर्शन चाहिए था, ये वाला और ये वाला। तो जब मैंने एन ए एन बी और एन सी को ऐड किया होगा तो ए इंटरसेक्शन बी भी आया होगा। जब एन ए को ऐड किया, एन बी को ऐड किया, तो ये ए और बी वाला पार्ट भी तो आया होगा ना, जो दोनों में है। फिर उसके बाद बी और सी वाले में भी दो दो बार आ गया, और ये जो बीच वाला है जो, वो तो तीन तीन बार आ गया होगा सबके साथ ऐड होके। तो वो मुझे हटाना पड़ेगा उसको। हाँ, दो दो का इंटरसेक्शन बिल्कुल सही है, तो हमने कर दिया, दो बार माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये माइनस कर दिया हमने। क्या अब बात खत्म हो गई कि अभी और कुछ बचा है ऐड करने के लिए? बीच वाला करना पड़ेगा, तो कितनी बार ऐड करूं मैं? मैंने दो दो बार तो माइनस कर दिया, मतलब ये कितनी बार माइनस हुआ होगा? जो ये वाला पोर्शन है ये कितनी बार माइनस हुआ होगा? ये वाला जो ब्लैक कर रहा हूँ जिसको, ये पोर्शन 6 बार माइनस हुआ। तो मुझे कितनी बार प्लस करना पड़ेगा इसको? तो इसको 6 बार करने के लिए मेरे पास ये एक एक बार तो यहीं से आ गया होगा। जब आपने एन ए एन बी और एन सी को ऐड किया होगा तब भी तो ये आया होगा ना। तो सिर्फ 3 ही बार तो करना पड़ेगा मुझे। तो 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसको उस मेथड से, वेरिफिकेशन मेथड से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे बाद में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे की नेमिंग कर दीजिए और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहो तो मैं अभी करके दिखा दूँ। ओके, तो ये जो है वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये जेई में पूछे गए एग्जैक्टली वन के लिए, एग्जैक्टली टू के लिए, एटलीस्ट टू के लिए, ये सब पूछे गए हैं, तो ये आपको करने ज़रूरी है। इनको अगर आप याद रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, इतना टाइम भी नहीं वेस्ट होगा सोचने में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस। क्योंकि देखो ये तो इजीली समझ में आ जाएगा, ना तो ये फर्स्ट में प्रॉब्लम आएगी और ना ही सेकंड में आएगी। थर्ड वाले में थोड़ी देर के लिए सोचना ज़्यादा पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम याद कर लेते हैं उसको। प्रूफ तो हमने कर ही लिया, वेरिफिकेशन भी आप चाहे तो कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको कि क्यों 3 बार ही किया, 3 बार 6 टाइम्स क्यों नहीं किया। तो ईजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद अच्छा एक और मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए आप इसमें कि अगर मैं कह दूँ कि ना तो ए में हो, ना तो बी में हो और ना ही सी में हो, तो क्या करेंगे? केस 4, नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, तो क्या करना चाहिए मुझे? किससे किसको माइनस कर दूँ? मतलब ना तो ए में हो ए बार, ना तो बी में हो बी बार, और ना ही सी में हो। ये वाला पोर्शन जो बाहर का पोर्शन है, हम लोगों ने ए बी में नहीं किया था, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये वही तो है। बाहर वाला पोर्शन चाहिए मुझे केवल, किससे किसको माइनस कर दूं?
हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं u जो अगर ये यूनिवर्सल सेट अगर मैंने इसको u कंसीडर किया है, तो अगर मैं u में से ए बी सी को माइनस कर देता हूँ, एन यू में से क्या माइनस कर दूँ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आ जाएगी बात समझ में कि भाई इससे माइनस किया आपने तो ये बाहर वाला पोर्शन जो था हमारा वो हमें मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? कि क्लियर हो रही है बात? बाहर का मतलब कौन सा पोर्शन हो गया? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये यूनियन है। मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए था, ये वाला। ए के बाहर यूनियन बी के बाहर, ए के बाहर इंटरसेक्शन बी के बाहर इंटरसेक्शन सी के बाहर, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पर वो लग जाएगी थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ हो जाएगा। ए यूनियन बी का होल बार ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो एन यू में से कर देते हैं उसको भी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। कई बार हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार बिना फार्मूला लगाए भी हमारा काम हो जाता है। फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सबको ले लेंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। एक और लिख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया है। ये इससे रिलेटेड तो नहीं बोलेंगे, ये तो यहाँ तक केस 4 तक कंप्लीट हो गई बात हमारी। एक इम्पॉर्टेंट और करके लिख लेते हैं इसमें। दो ही सेट के बारे में बात अगर करें, ये अगर सोचोगे तो ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये पूछा गया है जेई में, एक बार ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। हमने लेट कर लिया इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट ए और बी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है वो p है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b जो है वो q है। तो अब हमको जो है वैल्यू बतानी है। देन नंबर 1 जो है वो वैल्यू बतानी है हमको। क्या बतानी है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही बतानी है। तो मिनिमम ऑफ एन ए यूनियन बी, मिनिमम ऑफ एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर सेट ए में p एलिमेंट है और सेट b में q एलिमेंट है, तो एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक में 3 है और एक में 6 है, ऐसे आप सोच के समझ के कर सकते हैं। एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट है उसमें 6 एलिमेंट है। तो मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? कम से कम ए यूनियन बी कितना होगा? नहीं, एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता है ना। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा केस होगा, तो हमने 3 केसेस मान लिए। हो सकता है ए और बी जो है वो एक दूसरे के अंदर लाई कर रहे हो, या हो सकता है ए और बी अलग अलग दूर दूर हो। तीन ही केस तो हो सकते हैं कि और भी कोई केस हो सकता है? या ये केस हो सकता है कि ए और बी इंटरसेक्टिंग हो, या तो ये केस हो सकता है कि ए है उसके अंदर बी है, या बी है उसके अंदर ए है, और एक ये दूर दूर वाले हो जाते हैं ऐसे। यही तीन हो सकते हैं ना, कि और भी कोई हो सकता है? ए के अंदर बी या बी के अंदर ए, बात एक ही है, उसमें कुछ खास इतना मतलब ज़्यादा अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने मान लिया पी और क्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब हम एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू, पहले हम ऐसे सोचते हैं कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। अगर मुझे ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू करनी है, अगर मुझे ए यूनियन बी को मिनिमम करना है,
अगर मुझे ए यूनियन बी को मिनिमम करना है, ए यूनियन बी को मुझे मिनिमम करना है, तो क्या करूं मैं? ए इंटरसेक्शन बी को मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ए यूनियन बी को मैक्सिमम करना है, तो ए इंटरसेक्शन या मिनिमम करना है, सपोज करो ए यूनियन बी को मिनिमम करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसकी वैल्यू कोई निगेटिव हो जाए। ये तो कार्डिनल नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर मुझे ए यूनियन बी की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैक्सिमम कर दूं? अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो बोल सकता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ, अगर 3 और 6 है तो 3 होगी। पी और क्यू में जो बड़ा होगा कि जो छोटा होगा? क्या बोलूंगा मैं? हाँ, तो मुझे मिनिमम चाहिए इसका एन ए यूनियन बी का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू लिखूँ कि मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू लिखूँ? ये सोच के बताओ। हाँ, तो बिल्कुल सही है, बस यही पूछना था मुझे। और कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आ रही है कि ये बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं ऐसा कुछ खास? थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें कैसे समझना है यहाँ पर। ये 3 केसेस हमारे दिमाग में आने चाहिए कि पी और क्यू हम कोई नंबर ऑफ एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, और ये पी और क्यू को ओपन इंटरवल में मत रखो, इसको करली ब्रैकेट में रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि नहीं? करली ब्रैकेट में रहेगा तो हमें समझने में आसानी होगी कि हाँ, पी और क्यू दो, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा कि जो मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे, कौन सा ले लें? अगर मुझे मिनिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, एन ए यूनियन बी चाहिए, सॉरी, तो मैं मैक्सिमम लिखूं कि मिनिमम लिखूं? सोच के बोलना है। 2 मिनट सोच लेना है कि एक में 3 है, एक में 6 है, 3 केसेस हमारे पास हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ये है कि ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू तब हो सकती है, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाए, भाई एक दूसरे से कोई मतलब ही ना हो, कि नहीं? लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए कि मिनिमम चाहिए। मिनिमम के लिए ए इंटरसेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन भी ज़्यादा से बड़ा क्या हो सकता है? नहीं समझ में आ रही बात? चलो मैं एक एग्जांपल से करता हूँ तो आइडिया लग जाएगा आपको। मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, चलो अच्छा देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है। ठीक है, ए में 3 एलिमेंट है और 6, इसमें बी में 6 एलिमेंट है। अब जरा सोचो कि कुछ कॉमन भी रहे होंगे, कुछ कॉमन भी रहे होंगे। कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? 3 कॉमन हो सकते हैं कि 6 कॉमन हो सकते हैं? तीन ही कॉमन हो सकते हैं ना। जब भाई ऐसा हो जाए कि 6 वाला बड़े के ऊपर आ जाए और ये 3 हो जाए और यहाँ पर 6 हो जाए, यही हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला जब लगाओगे तो लगाओगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 से 3 कट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वाला आया आंसर कि मिनिमम वाला आंसर आया? तो बस आंसर की तो बात हो रही कि इसकी इक्वल में मैं क्या लिखूं, मिनिमम लिखूं कि मैक्सिमम लिखूं? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैक्सिमम ऑफ पी और करली ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू। पी और क्यू में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 आंसर आ रहा है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अब चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा बताओ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ऑफ एन ए यूनियन बी, मैक्सिमम ऑफ ए एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे कोई भी कह देगा कि भाई पी प्लस क्यू होगी।
उसके बाद तीसरे पार्ट की वैल्यू बताओ। थर्ड में कह रहा है कि मिनिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी 0 कि नहीं? हाँ, और मैक्सिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, इन दोनों में जो कम होगा वही तो आएगा ना इंटरसेक्शन। वो तो हम खैर ऊपर समझ ही चुके हैं अभी। कोई प्रॉब्लम? तो आपको 4 के लिए फॉर्मूला बनाना है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा है, और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं जो दिए हुए हैं बुक में। फिर हम नेक्स्ट टर्न पे और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी सा पार्ट है, बस ये सारे जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। ओके।